अगर ईरान वॉर में सबसे बड़ा नुकसान किसी एक देश को होने वाला है तो वह ईरान नहीं, अमेरिका भी नहीं, बल्कि चाइना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस जंग ने सिर्फ मिसाइल और एयरक्राफ्ट की ताकत नहीं दिखाई, इसने यह भी दिखाया कि मार्केटिंग और रियल बैटलफील्ड में कितना फ़र्क होता है। क्या वजह है? चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम जो पेपर पर एडवांस्ड एंटी स्टील्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंट बताए जाते हैं, असली जंग में बार बार फेल हो रहे हैं। आज हम इसी पर विस्तार से, शांति से और तथ्यों के साथ बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्या हुआ है चाइना के हथियारों के साथ ईरान में। दोस्तों, इस वॉर के पहले ही दिन ईरान में 500 से ज़्यादा टारगेट्स पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स हुए। ईरान के पास चाइना का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस्ड वर्जन तैनात था। थियरी ये थी कि जब कोई भी मिसाइल आएगी तब चाइनीज़ रडार उसे डिटेक्ट करेगा और इंटरसेप्टर उसे हवा में ख़त्म कर देगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइनीज सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो गया, कई मिसाइलें डिटेक्ट ही नहीं हो पाईं और जो हुई उन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? पहले पाकिस्तान का केस समझिए। आपको याद होगा, पिछले साल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, उस समय पाकिस्तान के पास लगभग 70 से 80% हथियार चाइनीज़ ओरिजिन के थे। उनके पास HQ-9 लॉन्ग रेंज सैम YLC-8E एंटी स्टील्थ रडार और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल मौजूद थी। पेपर पे ये सिस्टम S-300 के बराबर बताए जाते हैं, लेकिन जब रियल सिचुएशन आई, भारत ने एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। चाइनीज़ रडार जैम हो गए, नेटवर्क डिसरप्ट हुआ और कई इनकमिंग थ्रेड्स को भारत ने हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल वर्सेस मिसाइल नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर आपका रडार जैम हो गया, अगर आपका नेटवर्क इंटीग्रेशन फेल हो गया, तो सबसे एडवांस्ड मिसाइल भी बेकार हो जाती है। अमेरिका के साथ टेंशन के दौरान वेनेजुएला के पास भी चाइनीज़ रडार सिस्टम थे, लेकिन जब रियल प्रेशर आया, वे सिस्टम इनकमिंग एयर एक्टिविटी को इफेक्टिवली ट्रैक ही नहीं कर पाए। अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं। पाकिस्तान, वेनेजुएला और अब ईरान, सब में एक जैसा हो रहा है। तो क्या पैटर्न बन रहा है? असली टेक्निकल कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वल्नरेबिलिटी। आज का युद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लड़ा जाता है। जैमिंग, स्पूफिंग, डिसेप्शन, साइबर इंटरफेरेंस, ये सब रियल टूल्स हैं। वेस्टर्न फोर्सेस के पास दशकों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, इराक, सीरिया, गल्फ वॉर, यूक्रेन वगैरह वगैरह। चाइना के सिस्टम्स कंपैरेटिवली कम रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में टेस्ट हुए हैं। दूसरा कारण, कॉम्बैट एक्सपीरियंस गैप है। एक्सरसाइज और परेड में सिस्टम परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन जब सामने स्टील्थ एयरक्राफ्ट, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स, सैटेलाइट इंटीग्रेशन और साइबर अटैक हो, तभी असली परीक्षा होती है। तीसरा कारण, एक्सपोर्ट डाउनग्रेड हाइपोथेसिस। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो बेस्ट वर्जन है वह डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो और एक्सपोर्ट वर्जन थोड़ा डाउनग्रेडेड हो सकता है। यह सिर्फ चाइना तक सीमित प्रैक्टिस नहीं है, कई देश ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बाहर देशों के लिए ये बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता की बात है। चौथा कारण, नेटवर्क इंटीग्रेशन। मॉडर्न एयर डिफेंस स्टैंड अलोन नहीं चलता, उसे चाहिए सैटेलाइट सपोर्ट, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, मल्टी लेयर्ड सेंसर फ्यूजन। चाइना के पास ये इकोसिस्टम है, लेकिन
पाकिस्तान, ईरान या वेनेजुएला के पास उतनी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो सवाल ये भी हो सकता है, क्या सिस्टम फेल है या इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है? अब समझते हैं ग्लोबल आर्म्स मार्केट पर इसका असर। चाइना आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट में सिर्फ कॉस्ट नहीं चलता, रिलायबिलिटी मैटर करती है। अगर बैटलफील्ड परसेप्शन ये बन गया कि चाइनीज सिस्टम्स अनरिलायबल हैं, तो बायर्स हथियार खरीदने से पहले रीथिंक करेंगे, 100 बार सोचेंगे। हो सकता है पेट्रियट सिस्टम्स, S-400 या अन्य वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड बढ़े। लेकिन यहाँ एक संतुलित बात समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव कन्फ्लिक्ट में रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट होती है, वॉर के बाद डिटेल्ड असेसमेंट आएगा। और एक और बात, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं होता। अमेरिका को भी लॉसेस झेलने पड़ते हैं, इजराइल को भी इंटरसेप्ट फेलियर होते हैं, रशिया को भी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, रिपीटेड पैटर्न परसेप्शन क्रिएट करता है और परसेप्शन ही ग्लोबल आर्म्स मार्केट में रियलिटी बन जाता है। अब बिगर स्ट्रेटेजिक पिक्चर क्या निकल के आती है? अगर चाइनीज सिस्टम पर खरीदारों का ट्रस्ट कम हुआ, तो फिर यह सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं रहेगा, यह डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और ग्लोबल पावर इक्वेशन को भी अफेक्ट करेगा। चाइना की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा डिफेंसिव एक्सपोर्ट भी है। अगर वही क्वेश्चन मार्क में आ गया, तो यह लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों, युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से। मार्केटिंग क्लेम्स और बैटलफील्ड परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच की दूरी ही आज की चर्चा का विषय है। क्या चाइना अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगा? क्या बायर्स डाइवर्सिफाई करेंगे? क्या फ्यूचर वॉर्स में पिक्चर अलग होगी? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, ईरान वॉर ने सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, ग्लोबल डिफेंस क्रेडिबिलिटी को भी बैटलफील्ड में उतार दिया है। अगर आपको आज का यह गहन और संतुलित विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।